डबल एंट्री। कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री के टॉपिक में सबसे पहला स्टेप जो हमारा आता है, जो आपको करना पड़ता है, वो है प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर का मतलब है ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो आपने एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना है कैपिटल फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई वी नीड ओपनिंग कैपिटल। बेटा ओपनिंग कैपिटल इज, you are bound to find the opening capital because you want to prepare balance sheet, और बैलेंस शीट में आपको पता है कि आपको स्टार्ट करना होता है कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, करते हैं तो सॉल्व होता है ना, उसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए। सबसे पहले आप कैसे क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। और वो कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज आप माइनस कर दें तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। If opening capital is given in the question, then there is no need to prepare opening statement of fair. But don't forget to take opening cash from the cash book while calculating opening assets. Opening assets calculate करते वक्त आपने कैश बुक से ओपनिंग कैश लेना भूलना नहीं है। बिलाल, कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस जो मैंने कहा है उर्दू में, आप बता सकते हैं मुझे मैंने क्या कहा है? मैं सर बता, मुझे बाकी समझ नहीं आया आपने क्या समझाया जी। ये क्या बताया है? एक दफा फिर समझा दें। जी जी सर, ये पेज नंबर तो जरा बताना। 306 है। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले आपने कन्वर्जन टू डबल एंट्री में कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस चैप्टर को टेकअप करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। उसमें पहला स्टेप आता है प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फेयर का मतलब है एक तरह से बैलेंस शीट, कैपिटल फाइंड करना। तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया आपको। ये देखें कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। आप ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन देन देयर इज नो नीड टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। लेकिन इस चीज को फाइंड करने के लिए ओपनिंग एसेट्स में डोंट फॉरगेट टू टेक द ओपनिंग कैश फ्रॉम द कैश बुक व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स लिखते वक्त आपने कैश बुक में से ओपनिंग कैश को लाजमी लेना है, वो लेना भूलना नहीं है। वो बच्चे भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का सवाल गलत हो जाता है पेपर में। ये मैंने बेसिकली बताया, ये हमारा पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप आपको ये कहता है कि अगर तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो फिर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर नहीं दिया हुआ तो आप निकाल लेंगे। कैसे? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज से। सर ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज कहाँ से आएंगे? बेटा क्वेश्चन में दिए होंगे आपको, क्वेश्चन में आपको दिए होंगे कि स्टार्टिंग डेट में कि ये ओपनिंग एसेट्स हैं, ये ओपनिंग लायबिलिटीज हैं, आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है नंबर 2, प्रिपेयर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट सेल्स और क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। टोटल सेल्स हम कैसे निकालेंगे? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स के जरिए। इसको जरा देख लेते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जी, आपको क्या बनाना पड़ेगा? SLCA। आपने इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ा है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट होता है। इसमें हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ब्रॉड डाउन, या आप कह सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट, या आप कह सकते हैं डेटर्स एट द बिगिनिंग, या आप कह सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, या आप कह सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल एट 1/1/2020। और यहाँ पे आपका क्या आया था? कैरिड डाउन, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31/12/2020, या ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ये डेटर्स एट 1/12/2020 यानी 31/12/2020 साल के एंड में। अब सवाल ये उठता है पहले कि सर ये ट्रेड रिसीवेबल जो ब्रॉड डाउन आपने लिखा है ये डेबिट पे क्यों आ रहा है? बेटा एसेट है इसलिए डेबिट पे आएगा। और सर कैरिड डाउन क्रेडिट पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी एसेट है तो क्रेडिट पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये ब्रॉड डाउन बन जाएगा। सपोज करें ये आपको दिया हुआ 5000 का, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपको दिया हुआ 6000 का। यहाँ पे आपका है जी रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स आता है, यानी जो पैसे आपने कस्टमर से वसूल किए हैं उसकी अमाउंट आ जाएगी, यानी कस्टमर से आपने कितने पैसे वसूल किए। कैश टू कस्टमर 17,000, और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएंगी? क्रेडिट सेल्स, जो आपने फाइंड करनी है। टोटल करूंगा मैं इसका
इधर इसके अलावा बैड डेट्स भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, अगर होंगे तो। सेल्स रिटर्न भी आ सकती है, डिस्काउंट अलाउड भी आ सकता है अगर होगा तो, नहीं है तो छोड़ देंगे। 17 और 5 कितना हो गया बेटा? 22। 22 में से माइनस करें 6000 तो क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएंगी आपके पास? 16,000 की आपने क्रेडिट सेल्स फाइंड कर ली। इसमें आप कैश सेल्स ऐड करेंगे तो आपके पास जो है टोटल सेल्स आ जाएंगी। सर ये क्रेडिट सेल आपने कैसे फाइंड की? मैंने क्रेडिट सेल ऐसे फाइंड की है कि मैंने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया है या सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया है और उनके दोनों साइड्स के डिफरेंस मैंने लिए है, तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स की अमाउंट जो है फाइंड आउट हो गई है। मेरे पास आइटम्स दिए हुए थे, ओपनिंग ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, उसको ऐड किया, माइनस किया तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ गई। इयन जॉनसन, मेरा सवाल उठता है क्रेडिट सेल्स निकालने की क्या जरूरत है? आपसे मेरा सवाल है कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना के क्रेडिट सेल्स निकालने की जरूरत क्या है? क्यों निकाली है मैंने? अभी आपने मुझे बताया भी था पहले। तो सेल लेजर अकाउंट पता करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इनकम स्टेटमेंट के लिए। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें चाहिए सेल्स, और सेल्स ठीक है सर, मगर ये फिर क्रेडिट सेल्स में और जो सादी सेल्स आती है इनमें फर्क क्या आ जाता है? फर्क क्या उसमें? क्रेडिट सेल्स में कैश सेल्स ऐड कर दें तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाती है। कैश सेल्स क्वेश्चन में दी होती हैं और कभी कभी कैश सेल्स होती ही नहीं है। जब कैश सेल्स है ही नहीं तो क्रेडिट सेल्स ही आपकी टोटल सेल्स होंगी। और ये फाइन ठीक हो गया सर। हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं ताकि हम इनकम स्टेटमेंट में सेल्स की फिगर को लिख सकें। ओके ओके सर। इसको लिखना है तो, वरना तो मैंने फॉर्मेट में तो दिया ही हुआ है। ये देखिए सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये मैं लिख लेता हूं सर। आ गया। कैश रिसीव राइट साइड पे आएगा, क्योंकि कैश रिसीव की अगर आप एंट्री पास करें तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कैश रिसीव। फिर कैरी डाउन आ जाएगा आपका, दोनों साइड्स का डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स की अमाउंट आ जाएगी जो कि बैलेंसिंग फिगर से निकली है। बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? दोनों साइड्स का डिफरेंस। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था ओपनिंग कैपिटल निकालना, सेकंड स्टेप था हमारा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए, और अब उससे आगे हम चलते हैं, हमने आगे क्या चीज फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी नंबर 3, प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस और कैश पेड टू क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। टोटल परचेजेस क्या होती हैं? क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश। अच्छा जी, प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट परचेज और कैश पेड टू क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। टोटल परचेजेस क्या होती हैं? क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश परचेजेस, और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हमें बनाना है जी PLCA। इसे हम क्या कहते हैं जी? PLCA, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हम क्यों बना रहे हैं? साथ हम ये इसलिए बना रहे हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज हम कैसे फाइंड करेंगे? क्रेडिट पे आपका आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वो लोग हैं जिनको आपने पैसे पे करने हैं। इधर आपका आ जाएगा कैरिड डाउन, ये भी वो लोग हैं जिनको आपने साल के एंड में पैसे पे करने हैं। सर ब्रॉट डाउन क्या है? ये है ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट माय डियर। लिखते ब्रॉट डाउन ही है, ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट, और ये क्या है? ट्रेड पेबल्स एट द एंड। फिर क्या आपकी आ जाएंगी? क्रेडिट परचेज आपकी आ जाएंगी इधर इस साइड पर, आपकी आती हैं क्रेडिट परचेजेस जो आपने फाइंड करनी है। यहां पे आपका आ जाता है पेमेंट टू ट्रेड पेबल, जो आपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है वो हो सकती है आपकी कितनी? 18,000। ब्रॉट डाउन कितना है आपका? 3,000, और कैरिड डाउन आपका कितना है जी? 5,000। तो मैं इमेजिनरी फिगर्स दे रहा हूँ, क्वेश्चन में दी होती है। इसके अलावा परचेज रिटर्न हो सकती है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में फिलहाल मौजूद नहीं है। क्या करेंगे हम? ये हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का 18 + 5, ये आपका आ जाएगा 23,000। इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे आप 3,000, तो आपके पास क्रेडिट परचेज की अमाउंट आ जाएगी 20,000। अब ये क्रेडिट परचेज की अमाउंट मैंने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना के फाइंड की है,
सर क्यों फाइंड किया है? क्योंकि मुझे परचेजेस लिखनी है। कहाँ सर? इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सेल्स से स्टार्ट करना है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके लिए मुझे परचेजेस चाहिए, तो परचेजेस मुझे निकालनी पड़ेगी। कहाँ से? पीएलसीए बना के निकालनी पड़ेगी। अब आपका सवाल ये उठता है कि सर पीएलसीए बना के क्रेडिट परचेज आपने निकालने की बात समझ आ गई है, लेकिन सर ये बाकी चीजें हैं, ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ये क्वेश्चन में फिर दिया होगा ना? जी बिल्कुल दिया होगा, तभी आप निकाल सकते हैं, वरना आप नहीं निकाल सकते। जी समझ आ गई? इसमें कोई किसी को मसला है साथ? इयन तो प्रॉब्लम है तो बताएं। नो सर। ठीक है, अब इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। सर हमारा तो स्टेप्स अभी चल रहे हैं। जी बिल्कुल चल रहे हैं। ये देखिए, मैंने पहला स्टेप बताया, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। सेकंड स्टेप बताया, प्रिपेयर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट सेल्स। थर्ड स्टेप बताया, प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। चौथा स्टेप किसका? एक्सपेंस और इनकम अकाउंट बनाने का। लेकिन चौथे और पांचवें स्टेप से पहले मैं जा रहा हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेट्स डू सम क्वेश्चंस टिल 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 व्हिच whatever we have studied till here. I'm going to solve some questions regarding that. जितने स्टेप्स हमने अभी तक पढ़े हैं उसका आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये क्वेश्चन है जी आपके सामने। कहता है जी कि पेज नंबर 315 नजर आ रहा है आपको। कहता है लेनवी इज ए सोल ट्रेडर who has not kept a full set of books but the following information has been obtained. 1 जनवरी दिया हुआ है, 31 दिसंबर दिया हुआ है। कोई मुझे बता सकता है इसमें कौन सा कॉलम ओपनिंग है, कौन सा कॉलम क्लोजिंग है? एनीवन? सर डेबिट साइड जो होगी वो हमारी ओपनिंग होगी। नहीं, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है। वैसे तुम ठीक कह रहे हो कि डेबिट क्रेडिट साइड दी हुई कॉलम्स दिए हैं, वैसे तुम ठीक कह रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी ओपनिंग डाटा दिया हुआ है, जो जनवरी का दिया हुआ है सारे का सारा, और जो बिल्कुल क्रेडिट साइड बिल्कुल, पे 1 दिया हुआ है जनवरी। 31 दिसंबर को वो आपका क्लोजिंग डाटा। तो ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट दिए हुए 5560 के, और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड दिए हुए 6650 के। फिर ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट दिए हुए 4870 के, और ट्रेड पेबल्स एट द एंड दिए हुए 4070। फिर इन्वेंट्री दी हुई है ओपनिंग 1900 की, क्लोजिंग 2300 की, और फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर दी हुई। कैश सेल्स 10920, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 35950, पेमेंट टू ट्रेड पेबल 22200, क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर 420। कहता है जी कैलकुलेट द सेल्स एंड परचेजेस। आपने सेल्स एंड परचेजेस भी निकालनी है, और इसकी आपने जीपी तक इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके, ताकि आपके सामने डाटा जो है वो पूरा नजर आए आपको। नहीं जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, इन्वेंट्रीज तो दी नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग, मुझे क्या चाहिए? सेल्स एंड परचेजेस। तो सेल्स के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। लेट्स डू इट। ये बनाना पड़ेगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको मैं क्या कहता हूं? एसएलसीए। ये एसएलसीए बनाना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए क्या बना? क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए मुझे एसएलसीए जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं लिखता हूँ जिसका ब्रॉड डाउन आ जाएगा आपका जी एसएलसीए का। देखते हैं जी ब्रॉड डाउन कितना है हमारा, कितना दिया हुआ ब्रॉड डाउन। डॉलर के साइन डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं। जी देखते हैं जी ब्रॉड डाउन कितना है ट्रेड रिसीवेबल का, कोई बता सकता है कितनी अमाउंट है? जी 5560 5560 है ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग। ब्रॉड डाउन 5560 में लिख दूंगा, मेरे ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए 5560 के। उसके बाद क्या लिखूंगा जी मैं? कैरेट डाउन। मेरे कैरेट डाउन के ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए, और वो कितने दिए हुए मुझे? वो दिए हुए 6650। उससे नेक्स्ट कॉलम में देखें 31 दिसंबर 1998 को 6650 दिए हुए 6650। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स वो कितनी दी हुई है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल से कितने पैसे आपको मिले
वो आपको दिए हुए, ये देखें रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवर, ये लिखा हुआ है कितना है 35950। अब रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर की बेटा एंट्री होती है कैश डेबिट ट्रेड रिसीवर क्रेडिट, 35950 आपका आ जाएगा और आप इसको लिख देंगे यहाँ पर 35950। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हमें हमारे पास और कोई बैड डेट्स दिए हुए हैं तो हमारे पास सेल्स रिटर्न दी हुई है नहीं, एक चीज दी हुई है, ये देखिए नीचे क्रेडिट नोट इश्यूड टू कस्टमर। ये क्या है? सेल्स रिटर्न। बेटा सेल्स रिटर्न में हम क्रेडिट नोट ही इशू करते हैं क्योंकि सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे, तो क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर इज सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न आपका आएगा यहाँ पर, कहाँ पे आएगा? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर क्रेडिट साइड पर, क्योंकि कस्टमर क्रेडिट हो रहे हैं इसकी वजह से, सेल्स रिटर्न की वजह से। बट आई कैन राइट ओवर हियर क्रेडिट नोट इशूड आल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट, you can write credit note issued also, no issue, and the amount is 420. I'll make the total of the two sides and the difference will be my credit sales. टोटल कर लेते हैं जी इसका हम, 35950 प्लस 420 प्लस 6650, टोटल आपका आ जाएगा 43020। लेट मी राइट ओवर हियर, आ जाएगा आपका 43020, इधर भी आपका आ जाएगा जी 43020। अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे 43020 माइनस 5560, तो आपके पास क्रेडिट सेल की अमाउंट आ जाएगी 37460 विल बी योर क्रेडिट सेल्स, दैट इज ए बैलेंसिंग फिगर से निकाला है मैंने। ठीक है जी, मैंने क्रेडिट सेल्स फाइंड कर ली। अब मुझे क्या फाइंड करना है? अब मुझे फाइंड करना है पीएलसीए बनाऊंगा मैं, इसलिए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा ताकि क्रेडिट परचेजेस को फाइंड कर सकूं। अब मुझे बनाना है पीएलसीए, इसको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी आप कह सकते हैं। इसका ब्रॉड डाउन किधर आएगा बेटा? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पर ही आता है, और इससे लायबिलिटी अकाउंट डॉलर का साइन डाल लेते हैं जरा। ठीक होगी जी बात? तो देखते हैं जी हम क्वेश्चन में कि हमारा ब्रॉड डाउन ट्रेड पेबल्स का कितना दिया हुआ है। देखें ट्रेड पेबल्स का ब्रॉड डाउन दिया है आपको 4870 और कैरी डाउन कितना है 4070। तो ट्रेड पेबल्स का ब्रॉड डाउन है 4870, क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है। ट्रेड पे वो लोग होते हैं इनको पैसे देने होते हैं आपने, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा 4870 और डेबिट साइड पे यहाँ पे आपका आ जाएगा कैरी डाउन 4070। आ गया जी, यहाँ पर आपका आ जाएगा जी पेबल, ट्रेड पेबल को जो आप पे कर रहे हो, पेबल पेमेंट कर रहे हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? ट्रेड पेबल टू कैश। ट्रेड पेबल डेबिट हो रहे हैं कैश की वजह से, इसलिए डेबिट साइड पे आ रहा है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है पेमेंट टू ट्रेड पेबल कितना है 22,200। पेमेंट टू ट्रेड पेबल दिया हुआ है 22,200, तो हम लिख लेते हैं जी पेमेंट टू ट्रेड पेबल 22,200। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपकी क्रेडिट परचेजेस, कर लेंगे इसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि जगह कम है तो इसलिए। ठीक है जी, टोटल कर लेंगे जी इसका आप दोनों साइड्स का, उसमें से माइनस। सर ये कैश सेल्स का क्या होगा? कैश सेल्स इफ गिवन इन द क्वेश्चन we need to add it into credit sales to find total sales to be written in the income statement। तब होगा ओके, हम लिखनी होंगी अगर क्वेश्चन में दी हो तो। ठीक है, 270 टोटल आ जाएगा इसका, 26270 टोटल आ जाएगा, इधर भी टोटल आपका आ जाएगा 26270, माइनस कर देंगे इसमें से हम 4870, तो आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएंगी 21400 विच इज ए बैलेंसिंग फिगर। मैंने दोनों साइडों के डिफरेंस से निकाली है क्रेडिट परचेज, ये मैंने क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज फाइंड कर ली। अब देखते हैं मेरे पास कैश सेल्स दी हुई है, दी हुई है, तो टोटल सेल्स निकालने के लिए आपको क्रेडिट सेल्स में कैश सेल्स ऐड करनी पड़ेगी। आई विल राइट ओवर हियर टोटल सेल्स। मेरी बात सुनिए सर, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। भाई इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। You will record all expenses and income
when they are earned, either it is received or not. You will record all expenses when they are incurred, either it is paid or not. एक्सपेंस हो जाता है, इनकम हो गई है, रिकॉर्ड करेंगे चाहे पैसे मिले हो या ना मिले हो. क्रेडिट परचेजेस को भी रिकॉर्ड करते हैं, हालांकि पैसे आपने दा नहीं किए, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं. टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे हम जी? सेल्स प्लस कर देंगे इसमें से हम सेल्स इक्वल टू आपका आ जाएगा जी कैश सेल्स कितनी है जी आपकी 37460 और कैश सेल्स में पीछे दी है उसने. कैश सेल्स हमने निकाली है ना, कैश सेल्स है 10,920 10,920. तो 48380 आपकी आ जाएंगी टोटल सेल्स. 48380 मैंने कैसे निकाली है बेटा? मैंने क्रेडिट सेल्स में 37460 की है, उसमें कैश सेल्स ऐड करनी है जो क्वेश्चन में दी है 10,920 की. मेरे पास टोटल सेल्स आ गई है कितनी 48380. इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं. आगे हमने क्या बनानी है जी? हमने बनानी है जी इनकम स्टेटमेंट. देखते हैं इनकम स्टेटमेंट मैं बनाता हूँ. सर क्वेश्चन में तो नहीं कहा हुआ है, हाँ क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ, लेकिन मैं बना रहा हूँ ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए. इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको पता ही है कि दो कॉलम्स बनते हैं, वो हम ले लेते हैं. सबसे पहले क्या आती है इनकम स्टेटमेंट में? सेल्स. तो बेटा सेल्स आती है तभी तो निकाली है हमने. कितने की निकाली है? सेल्स, टोटल सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. हमने वो निकाली है कितने की 48380. तो वो मैं लिख लूंगा वहां पे अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा. अगर कोई सेल्स रिटर्न होती तो मैं इसमें से माइनस करता, लेकिन नहीं है तो इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है. इसमें से हम लेस कर देते हैं मेरे भाई. क्या चीज? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट से माइनस कर देते हैं. कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले क्या आता है भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री. सबसे पहले मैं लिखूंगा जी ओपनिंग इन्वेंट्री. ठीक है जी, वो मैं देख लेता हूँ. ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की दी हुई है? इन्वेंट्री दी हुई है आपको 1900 की. बेटा ये दी हुई है 1900 2300. ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी लगेगी जी 1900. इसमें मैं ऐड कर लूंगा जी परचेजेस. ठीक है जी, परचेजेस देख लेते हैं. हमने निकाली हुई पहले से. परचेज कितनी निकाली हमने? 21400 की क्रेडिट परचेज. कैश परचेजेस क्वेश्चन में नहीं है, नॉर्मली होती भी नहीं है. 21400 की आपकी आ गई परचेजेस. वो मैं यहाँ लिख लूंगा. इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री. वही 2300. ठीक है, 1900 प्लस 21,400 माइनस 2300 आपका आ जाएगा 21,000. यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के जो आंसर आपका आ जाएगा ये आपका आता है 21,000. इसमें से आप माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस 48380. ये 27380 आपका आ जाएगा जीपी. 27380. उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ पे जीपी आ गया. मैं लिखूं जरा आगे. उसने कहा है कि आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकाल लेते हैं. वो कोई मसला नहीं है ऐसा. किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा फार्मूला भी रिपीट कर दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बेटा फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है जी. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें यहाँ कितनी दी हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल्स है जी आपकी 21,000 की. डिवाइड कर देंगे. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. ओपनिंग इन्वेंट्री 1900 है प्लस क्लोजिंग 2300 है. डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2100 आपकी आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री. तो ये आप करेंगे तो ये 10 टाइम्स आपका आंसर टाइम्स में लिखते हैं इसका आंसर. तो 10 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा. यानी यू आर एबल टू सेल योर इन्वेंट्री 10 टाइम्स इन ए ईयर. 10 दफा अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट कर देते हैं. ये तो रेशो का पॉइंट था.
इस क्वेश्चन में आ गया तो मैंने ऐसे हल्का सा बता दिया आपको, बाकी इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, ठीक है जी, और 5 क्वेश्चन आपने करना है और आपने क्वेश्चन 7 करना है। 5 और 7 आपने करने हैं, फिर आगे मैं खुद कराऊंगा। 5 और 7 ये आपने करने हैं, बाकी फिर मैं आगे खुद कराऊंगा। 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 5 7 ये कर लें सर, अच्छा हो जाएगा। 2 5 7 वापस चलते हैं हम अपने फॉर्मेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे आते हैं जी, ये PLC हमारा बन गया। अब आपके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जी। तो कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं देख देता हूँ। 2 5 7 ये आपने करने हैं। अच्छा जी, टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आपके सामने बना हुआ है 4th स्टेप जो हमारा है। सर आपने तो सवाल भी करवा दिया, 4th स्टेप बता रहे हैं। बेटा मैंने सवाल आधा करवाया है, क्या मैंने इनकम स्टेटमेंट पूरी बनाई है? क्या मैंने उसमें एक्सपेंसेस लिखे हैं? क्या जीपी में मैंने कोई इनकम ऐड की है? क्या मैंने डेप्रिसिएशन माइनस की है? नहीं, क्योंकि वो निकालने के लिए अलग स्टेप्स हैं जो आपको मजीद फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने बैलेंस शीट भी अभी तक नहीं बनाई। एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट आप बनाते हैं, एक्सपेंस और इनकम अकाउंट का फॉर्मेट आपको बुक में दिया हुआ है, जबकि आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एसेट अकाउंट का नेट बुक वैल्यू मेथड का फॉर्मेट भी क्वेश्चन में मैंने बनाकर दिया हुआ है। तो एक्सपेंस अकाउंट का प्रीपेड ब्रॉड डाउन डेबिट पे आता है, प्रीपेड कैरिड डाउन क्रेडिट पे आता है, फिर एक्रूड ब्रॉड डाउन एक्रूड कैरिड डाउन आता है, कैश फिगर और इनकम से फिगर जो कि बैलेंस फिगर से आप निकालते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करके हम आगे चलते हैं। लेकिन एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं? अब आपको ऐसे बनाना पड़ेगा एक्सपेंस अकाउंट, फिर आपकी फिगर वो निकलेगी जो आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है। यहाँ पे आपका आता है बेटा एक्रूड ब्रॉड डाउन, जो पिछले साल आपने एक्सपेंसेस पे नहीं किए और अभी भी आपकी लायबिलिटी है, आपने पे करने, वो आपके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे एक्रूड ब्रॉड डाउन के नाम से। यहाँ पे आपके आ जाता है एक्रूड कैरिड डाउन, जो इस साल के एक्सपेंसेस हैं जो अभी तक आपने पे नहीं किए, वो एक्रूड कैरिड डाउन के नाम से आपके आ जाएंगे। डेफिनेटली नेक्स्ट आगे जाके इधर ही आ जाएगा, आगे जाके तो इधर ही आना है। इधर आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा प्रीपेड ब्रॉड डाउन। तो पिछले साल के एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए थे, इस साल के वो आपका आ जाएगा प्रीपेड ब्रॉड डाउन, और जो इस साल के एक्सपेंसेस आपने पे करने थे वो आ जाएगा प्रीपेड कैरिड डाउन। तो प्रीपेड ब्रॉड डाउन हम सपोज कर लेते हैं 500 है, प्रीपेड कैरिड डाउन 600 है। ये एसेट ऐसी डेबिट है, ये भी डेबिट है बेटा, ये भी डेबिट है। क्यों? जब आगे जाएगा बेटा तो डेबिट साइड पर ही आएगा ना, प्रीपेड ब्रॉड डाउन के नाम से। यहाँ पे कैश फिगर एक्सपेंस जो आपने पे किया है उसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश की वजह से। कैश फिगर आपकी यहाँ पे आती है जो कि 19,000 है, और इधर आपकी आ जाती है इनकम स्टेटमेंट फिगर जो कि बैलेंसिंग फिगर है जो आपने फाइंड करनी। टोटल कर लेते हैं हम। एक्रूड ब्रॉड डाउन आपको दिया हुआ है 400 का, एक्रूड कैरी डाउन आपको दिया हुआ है 600 का। तो ये आप 19,000 प्लस 500 प्लस 600 ये सब दिया हुआ था आपको, इनको आप ऐड कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 20,100 का। ये लिखा नहीं जा रहा ब्लैक की वजह से। यार लिखना किसके साथ टाइप कर रहा है आ रहा है। तो कुछ डिफरेंट सा काम कर दिया। इसको कैसे मिटाना है यार? मैंने तो मुझे समझ नहीं आ रही, इसको मैंने रब कैसे सर करें? कंट्रोल जी दबाएं, कंट्रोल जी। ओके, ये आपका आ जाएगा जी
20,100, ये भी आपका आ जाएगा 20,100। इसमें से माइनस कर देंगे आप 1,000, तो आपका इनकम स्टेटमेंट की फिगर आएगी 19,100। अब याद रखिएगा एक्सपेंस के नाम से जो आप फिगर लिखेंगे वो ये लेके जाएंगे आप इनकम स्टेटमेंट। बाकी फिगर आपने अकाउंट बनाने के लिए बनाई है। इसी तरह इनकम अकाउंट बनता है जो इसके ऑपोजिट बनता है। माइनस किया है इनकम स्टेटमेंट की फिगर के लिए, टोटल किया डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दी मैंने, एक्रूड, ब्रॉड डाउन और प्रीपेड जो 400 और 600 मैंने माइनस कर दी, तो मेरे पास 19,100 इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ गई है। इसी तरह हमारा बनता है एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट की फॉर्मेट आपके सामने है। अब कॉस्ट वैल्यू से नहीं बनेगा, व्हेन कॉस्ट एंड इक्विपमेंट डेबिशन इज गिवन, तो फिर वो अलग बात है। व्हेन नेट बुक वैल्यू मेथड इज यूज्ड, उसका अकाउंट कैसे बनता है? एसेट अकाउंट का एक ही अकाउंट बनता है सिर्फ। बैलेंस ब्रॉडन आता है नेट बुक वैल्यू से, एडिशन जो आप खरीद रहे हैं नया एसेट वो आ जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट जो बेच रहे हैं वो क्रेडिट पे आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट पे आ जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा दोनों साइड्स का वो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। आई रिपीट अगेन, एसेट अकाउंट कॉस्ट मेथड से नहीं बनेगा कि कॉस्ट अलग रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन अलग रिकॉर्ड करेंगे। नो, एक ही अकाउंट बनेगा एसेट अकाउंट के नाम से, जिसमें हर चीज नेट बुक वैल्यू मेथड से बनेगी। यानी ब्रॉड डाउन भी नेट बुक वैल्यू पे आएगा, कैरिड डाउन भी नेट बुक वैल्यू पे आएगा, एडिशन जो नया खरीद रहे हैं वो आ जाएगा डेबिट साइड पर, जो बेच रहे हैं वो क्रेडिट पे आ जाएगा, और बाकी दोनों साइड्स का डिफरेंस आपका आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट फिगर या डेप्रिसिएशन फिगर, जो कि बैलेंसिंग फिगर के तौर पर आप निकालेंगे, जिसको आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन को हम आगे कल सॉल्व करेंगे, मैं यहीं तक रखूंगा सिर्फ इसको, क्योंकि आप पहले 2, 5 और 7 क्वेश्चन कर लें, फिर मैं एक्सपेंस और इनकम अकाउंट बनाने के क्वेश्चन या डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। लेकिन एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट और ये एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू का फॉर्मेट आपने याद कर लेना है। आपका सवाल उठ सकता है ये बात कि सर फॉर्मेट तो हम याद कर लेंगे, समझ अभी अच्छी तरह नहीं आई, कोई बात नहीं, फॉर्मेट आप याद कर लें ताकि कल आसानी हो, कल के लिए आसानी के लिए। मुझे बताएं कल क्लास कितने बजे लेनी, जल्दी बताएं। तो प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो और बताएं कल की क्लास कितने बजे होनी है। सर आप देख लें जो टाइम आपको शूट करता है। मैं फिर उसको क्या कर लेते हैं, 12 बजे कर लें, कर ले सर, 12 बजे कर ले। बजे कर लें। क्योंकि आप लोग कहते हो ना कि ज्यादा जल्दी ना हो। जी सर 12 बजे कर लें। चलिए ठीक है, 12 बजे डन करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, कोशिश करें, मैं सब बच्चों को मैसेज भी करता हूँ अलग अलग भी, जब क्लास ज्वाइन कर लें, वरना अगले चैप्टर में मसला हो जाएगा, समझ आना बंद हो जाएगी। आप भी जरा बच्चों के आप जो है ना क्लास में आ जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। हमने क्लासें मिस नहीं करनी है। अब आपने काफी क्लासें मिस कर दी हैं, अब बहुत हो गई है, पढ़ना शुरू कर दो। और दूसरी बात ये है कि तो ऐसा लगता है कि अभी फीस जमा कराने